नीति आयोग की बैठक के लिए आज दिल्ली जाएंगे सीएम धामी। सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप को करेंगे साझा। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का समापन आज। सीएम धामी भी लेंगे भाग। ज्ञानसाड़ में 5 से 6 जून को होगा बाल विधानसभा का सत्र। ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे बाल विधायक। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने आयोग को दी अनुमति। हेमकुंड में मौसम खराब। ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण में 27 मई तक रोक। धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाएंगे संत। समलैंगिक विवाह को बताया भारतीय संस्कृति के विरुद्ध। अभियान में सभी प्रमुख संत करेंगे प्रतिवाद। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदेश में आज भी खराब रहेगा मौसम। पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में देश भर से करीब 250 प्रमुख साधु संत व पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। हरिद्वार के कृष्ण निवास आश्रम में शुरू हुए बैठक में लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी, लिव इन, समलैंगिक विवाह, हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकारों पर साधु संतों द्वारा चर्चा की जा रही है। आज बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उनके द्वारा सनातन परंपरा को आगे ले जाने के लिए साधु संतों का बड़ा योगदान बताया गया। साथ ही समान नागरिकता कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड पहला राज्य है जहां इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 40 से लेकर के 100 वर्ष महात्माओं की वेदनाएं हैं। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भारत और राज्य सरकार संप्रदाय, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। उनकी त्याग तपस्या के कारण आज हमारा जो सनातन हमारा जो चल रहा है या उस संस्कृति आगे बढ़ रही है, उसको उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी उनके इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पूज्य संतगण पूरे देश भर से आए हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उनके आशीर्वाद से, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से हम सन्मार्ग पर चले। 30 जून तक उसकी रिपोर्ट आ जाए और भारत का हम पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। हम राज्य का जो ये ड्राफ्ट है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में काम करेगा। और ये सौभाग्य हमको मिला है कि सभी पंथों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून हमारे प्रदेश में लागू होने के दिशा में आगे बढ़े। मुख्यालय पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल में विद्यालय का गोल्डन जुबली कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने, विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी व जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने शिरकत की। गोल्डन जुबली कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इन 50 वर्षों में सेंट थॉमस स्कूल ने बेहतर प्रदर्शन कर छात्रों को संस्कार दिए हैं। NEP 2020 के लागू होने को देश में राष्ट्रभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषा में काफी प्रचार हो रहा है। इस मौके पर क्षेत्र विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि अच्छे संस्कारों से ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और स्कूल पिछले 50 वर्षों से जिम्मेदारी को निभाता चला आ रहा है। इस मौके पर भारी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों की भी मौजूदगी रही। टॉपर बच्चे हमारे जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बच्चे 70% नंबर लाएंगे, उनको हम 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने वाले हैं। ये भी देश का पहला राज्य है। जो भी 18-19% बच्चे फेल हो जाते थे अभी तक, उनके लिए अब एक मौका और दे रहे हैं। हम 2 पेपरों में अंक सुधार परीक्षा इसी साल से शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा, हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। चौथा जो है, हम जो 40 लाख बच्चे उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं हमारे, उन बच्चों को निःशुल्क दवाई देने का भी हमने निर्णय किया है कि स्कूलों में दवाइयाँ दी जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है। हमारा जो संस्था का एक उद्देश्य है उत्तराखंड में विशेष करके जो अनडेवलप्ड एरिया है, दूरस्थ एरिया है, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें।
क्योंकि जब उत्कृष्ट शिक्षा बच्चे पाएंगे तो वो अच्छे नागरिक बनने में उनकी सहायता मिलेगी। जो देश के विकास है अच्छी नागरिकता से प्राप्त होती है, तो यह हमारा मानना विश्वास है। और दूसरी बात है कि उत्तराखंड में जो पलायन अभी की स्थिति बनी हुई है वो शिक्षा के अभाव से भी हो रहा है। तो हमारी संस्था का प्रयास रहेगा कि जो शिक्षा के अभाव से पलायन हो रहे हैं उसको रोका जाए। एसटीएफ की टीम ने उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से मुठभेड़ के बाद एक असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से टीम ने भारी मात्रा में असलहा बरामद किया है। मामले का खुलासा एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल के द्वारा रुद्रपुर स्थित सीओ एसटीएफ के कार्यालय में करते हुए बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि उधम सिंह नगर जनपद में उत्तर प्रदेश को असलहे की तस्करी करने आ रहा है, जिसके बाद टीम के द्वारा जुआल बिछाकर आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दी गई, जिसमें आरोपी की द्वारा टीम पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद टीम ने भी जवाबी फायरिंग की और आरोपी को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम इश्तियाक अहमद और सोनू निवासी बरेली उत्तर प्रदेश बताया है। इसके साथ ही आरोपी इश्तियाक अहमद और सोनू के कब्जे से टीम ने अलग अलग तरीके के 6 अवैध असलहे बरामद किए हैं। इसमें पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक जो तस्कर था इसको इंटरसेप्ट किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करके इसको दबोचा गया। इस जो आर्म्स डीलर है इसका नाम है इश्तियाक उर्फ सोनू, ये बहेड़ी बरेली का रहने वाला है और इसके पास से 6 कंट्री मेड पिस्टल्स और रिवॉल्वर बरामद हुई हैं और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और इससे जो पूछताछ की गई है अभी तक जानकारी में आया है कि लगभग 400 से ज़्यादा वेपन ये अलग अलग लोगों को सप्लाई कर चुका है। एक बड़ा इंटर स्टेट गैंग है जो कि इसको ऑपरेट करता है और इसके द्वारा यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान आदि क्षेत्रों में हथियारों की सप्लाई की जाती है। इसका पूर्व में क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। अभी तक 4 मुकदमे जानकारी में आए हैं जो इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी और कि कहाँ से इसकी सप्लाई चेन था, कहाँ से लेकर आता था, किस किस को सप्लाई करता था, उन सभी लोगों के विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में एक निजी टायर फैक्ट्री के बाहर बीती रात अवैध खनन से भरे ट्रक ने बाइक पर जा रहे 3 युवकों को कुचल दिया था। हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की खनन नीति में विरोधाभास है और यही कारण है कि खनन पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी स्टोन क्रशर चल रहे हैं और सड़कों पर अवैध खनन सामग्री से भरे वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। इन वाहनों पर नियंत्रण करने में शासन प्रशासन भी विफल साबित हो रहा है। उनकी मांग है कि लक्सर क्षेत्र में हादसों को रोकने के लिए स्कूल टाइम में ओवरलोड वाहन प्रतिबंधित होने चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लक्सर क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। इसका विरोध जल्द ही एक रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर प्रशासन ने कंट्रोल, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, रात यहाँ बिरला में भी एक एक्सीडेंट हुआ है भाई, 3 होनहार बच्चे एक हाथ में लोगों के हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें ध्यान देना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से अगर प्रशासन ने कंट्रोल, आप लोगों के माध्यम से अगर उत्तरकाशी में बारिश व तेज हवाओं के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पेड़ होटल भवन पर गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र बहुगुड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़कोट तहसील के अंतर्गत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खरादी कस्बे में प्यार सिंह चौहान के होटल के ऊपर पेड़ गिरने से उनकी पत्नी एल्मा की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य महिला घायल हुई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। रामनगर गुरुवार की शाम रामनगर स्थित कोसी बैराज के 10 नंबर गेट में एक युवक ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बैराज पर तैनात कर्मचारियों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बैराज नदी से बाहर निकालने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर गोताखोरों को बुलाया और गोताखोरों ने बैराज स्थित नदी में जाकर अज्ञात युवक को बमुश्किल बाहर निकाला। जिसके बाद पुलिस ने उस युवक को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव की तलाशी लेने पर उसकी जेब से मिले पर्स में उसकी शिनाख्त अनिल कुमार 31 वर्ष निवासी ग्राम धनोला के रूप में हुई और मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल घटना की जानकारी संबंधित थाने को दी जा रही है।
और कौन है? सीढ़ी पे लेगा बिट्टू, जीने पे बिट्टू, कमर में बांधना, इसकी कमर में रस्सी खींचो यार, रस्सी खींचो, लो रस्सी उधर से ले आओ, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में मसूरी विधानसभा के तहत राज्य सेक्टर 99 दून विहार पेयजल योजना का लोकार्पण किया है। 178.44 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस पेयजल योजना से सैकड़ों की आबादी को फायदा होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोकार्पण स्थल पर पौधारोपण किया और सभी क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को जाखंड में सीवर पंपिंग स्टेशन पर भूमि पूजन किया गया था, जो 2,95 लाख की लागत से निर्मित है। सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य किया गया, 1.70 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। साथ ही दून विहार क्षेत्र में लगभग 97% बंच केबलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। केवल 800 मीटर से कम का कार्य भी जल्द पूरा होगा। पार्क निर्माण भी जल्द होगा। दून विहार योजना से 1620 जनसंख्या को जलापूर्ति होगी। एक बार व्यक्ति बिना सड़क के रह सकता है, बिना बिजली के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के दैनिक क्रिया से लेकर और शाम तक पानी की आवश्यकता पड़ती है। बिना पानी के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और मुझे लगातार 4 बार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला है। यहाँ के लोगों से मेरे पारिवारिक संबंध है। हालांकि यहाँ पर पानी की इतनी ज्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन और मंदिर और जगह देने के लिए, इसके लिए हमें जगह चाहिए थी। मैं योजना मंजूर करा सकता हूँ, पैसा ला सकता हूँ, लेकिन लगाने के लिए जगह नहीं दे सकता। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूरी मंदिर समिति को, उनके अध्यक्ष डिमरी जी को, उन्होंने हमें स्थान दिया और आज 1,78 की पेयजल योजना हमारी पूरी हुई है। कालाढूंगी विधायक बंसीधर भगत ने चकलुवा के विदारामपुर में पेयजल योजना का शिलान्यास किया। 4 करोड़ 16 लाख की इस योजना से 5 गांवों को आबादी लाभान्वित होगी। विधायक बंसीधर भगत ने कहा कि हर घर नल हर घर जल योजना के तहत सरकार का हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि योजना में काम शुरू हो गया है। 6 माह के भीतर लोगों को गांव में पीने का पानी मिल जाएगा। इस योजना से गांवों में 22 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछाकर आपूर्ति की जाएगी। पाइपलाइनों का काम शुरू हुआ है। आज हमने पहले लामाचौड़ में किया है, अभी फिर यहाँ किया है, और ये लगभग 4 करोड़ 16 लाख की योजना है। 22-23 किलोमीटर के लगभग इसमें पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 4 इंच 3 इंच 2 इंच 2 इंच से कम की लाइन नहीं होगी, सब 2 इंच से बड़ी लाइन होगी। 557 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूँ ये 4-5 गांव जो हैं, इसमें 557 परिवार जो हैं, इनको 10-15 साल तक फिर पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी के प्रयासों से ये काम हो रहा है और ये ऐतिहासिक काम है। उत्तराखंड के प्रत्येक घर को पानी देने की काम है। हेमकुंड साहिब यात्रा में वहां हुई बर्फबारी के बाद यात्रा कल और आज यात्री सुरक्षित स्थानों पर रुके हुए हैं। आज मौसम साफ है। प्रशासन की टीम बर्फ हटाने का काम कर रही है। अभी तक 7,785 यात्रियों ने हेमकुंड साहिब की यात्रा की है। वहीं बद्रीनाथ यात्रा की बात की जाए तो 4 लाख के करीब तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा ने इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग की तमाम दुश्वारियों और 2 दिनों तक यात्रा बंद रहने के बाद भी 1 माह में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इस बार की यात्रा में पिछली यात्रा सीजन की तुलना में अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। पिछली बार तक जहां प्रत्येक दिन 15 से 20 हजार यात्री केदारनाथ धाम जाते थे, वहीं इस बार 20 से 24 हजार के बीच यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी और यात्रा शुरू होने से पहले ही केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही थी, जो कि अभी तक जारी है। इस बीच मई माह में पैदल मार्ग पर जगह जगह ग्लेशियर भी टूटे हैं और पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इतना ही नहीं, 2 दिनों तक यात्रा भी बंद रही, लेकिन यात्रियों पर मौसम का कोई खास असर नहीं देखा गया और हजारों की संख्या में यात्री बाबा केदार के दर्शन करते रहे।
केदारनाथ धाम की जो 2023 की यात्रा है उसमें जो 25 अप्रैल को कपाट खुले थे और आज 25 मई को 1 महीना हमारा हो गया है, जिसमें कि हमने देखा है कि ऑल्दो पहले 15-20 दिन काफ़ी बारिश और बर्फबारी भी रही और 1-2 दिन हमारी यात्रा प्रभावित भी रही, परंतु आज हमारा पूरा ये जो नंबर है वो 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। कल तक ये नंबर 4,97,000 हो गया था और पिछली यात्रा से अगर कंपेयर करें तो जब से मौसम हमारा खुला है, हमारे जो नंबर्स हैं वो पिछले साल के नंबर से भी ज़्यादा चल रहे हैं और पिछले 7 दिन का अगर हम एवरेज देखें, औसतन 20 से 21 हज़ार यात्री डेली दर्शन कर रहे हैं। और जब मौसम अभी 2-3 दिन से फिर से बारिश चल रही है, परंतु उसके बाद भी उत्साह में कोई कमी नहीं है और यात्रियों की संख्या 20,000 से ऊपर ही लगातार दर्शनार्थियों की चल रही है। ऋषिकेश नरेंद्र नगर वेस्टिन होटल में चल रहे सेकेंड एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग में 3 दिवसीय G20 समिट के दूसरे दिन 3 सेशन होंगे, जिसमें मुख्य रूप में तीनों सेशन में विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। भ्रष्टाचार को रोकने से मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों की अखंडता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, दूसरा भ्रष्टाचार में संबंधित वसूली तंत्र को मजबूत करने पर स्तरीय सिद्धांतों के मसौदे पर चर्चा और 30 सेशन के मानवीय कानून सहायता पर आपसी जवाबदेही पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसकी घोषणा आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जानसारी बोर्ड सभागार में की गई। इस बार उत्तराखंड बोर्ड से करीब 2,59,439 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी थी। इस बार 10वीं का रिजल्ट 85.17% रहा, जबकि 12वीं का परीक्षा परिणाम 80.98% रहा। इस बार हरिद्वार जिले की टॉपर कशिश कंडपाल ने 98% लाकर जिले का नाम रोशन किया है। हमारा 100% रिजल्ट रहा है और मैं बधाई देती हूँ अपने सारे बच्चों को और जिन्होंने मेहनत से बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने स्टाफ का भी, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ इनको पढ़ाया और इनको इस लायक बनाया कि इनके इतने अच्छे परसेंटेज आए और ये आगे भविष्य में कामयाब हो पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश कुमार है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं पार्थसारथी हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आपने पार्थसारथी हाई स्कूल में टॉप किया है, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए और चीज़ों को समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके कोई भी काम करना चाहिए, तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। आगे क्या बनना चाहते हैं? क्या आगे अगर देखा जाए तो मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, जैसे UPSC की तैयारी करनी है मुझे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जोशीमठ से खबर है, जहां पर भारी बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा जिला प्रशासन ने रोक दी है। आज यानी शुक्रवार को भी हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक अटलाकोटी से 200 यात्रियों को वापस घांगरिया भेज दिया गया है, जबकि 1430 यात्रियों को घांगरिया से गोविंद घाट वापस भेजा गया है। जिला प्रशासन ने यात्रियों से मौसम साफ होने तक सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की है। चमोली पुलिस ने मौसम खुलने के बाद यात्रा को लेकर फैसला करने की बात कही है। हेमकुंड में बुधवार से जारी बर्फबारी गुरुवार को भी जारी रही। इसके बाद जिला प्रशासन ने सुबह हेमकुंड के लिए रवाना हुई यात्रियों को अटलाकोटी से वापस घांगरिया भेज दिया, जबकि घांगरिया में रुके तीर्थ यात्रियों को गोविंद घाट वापस भेजा गया है। 330 तीर्थ यात्री गोविंद घाट गुरुद्वारे में रुके हुए हैं। हेमकुंड गुरुद्वारे से 3 किलोमीटर नीचे अटलाकोटी तक सेना और सेवादारों ने बर्फ काटकर रास्ता तैयार किया। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने 26 और 29 मई के लिए आंधी बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके तहत मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अलर्ट के मद्देनजर सभी जिला प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी बरतने और सतर्कता बरतने की भी अपील की है।
प्रदेश में आज भी खराब रहेगा मौसम। आपको बता दें कि केदारनाथ में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब की यात्रा भी इस वक्त, आपको बता दें कि लोग जो यात्री वहां पर पहुंचे थे उन्हें फिलहाल सुरक्षित स्थानों में रहने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से उत्तराखंड में मौसम खराब है और एक बार फिर से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। आपको बता दें कि बर्फबारी और बारिश का असर यात्रा पर भी पड़ रहा है। हालांकि जो यात्री हैं उनके जोश और उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। लगातार यात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनसे सुरक्षित स्थानों पर रहने की लगातार अपील भी की जा रही है। उत्तराखंड के लिए अभी अगले 2 से 3 घंटे के लिए मौसम की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें आप देखेंगे कि जो शुरुआत है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, जो रेन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है। और उसमें आप देखेंगे अभी जो हवा की गति है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही जो है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि और इसी के साथ जो बिजली गिरना या कड़कना कहीं कहीं पर वो चीज़ भी देखने को मिल सकती है। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।